हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आर्नियस इक्वेशन क्या होता है और कैसे वो अलग अलग टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एज वी नो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। हम सबको पता है इस बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 2 कंटेनर लिए, ठीक है, मैंने 2 कंटेनर लिए, इन दोनों में ही मैंने क्या किया, 1-1 लीटर पानी भर दिया, ठीक है, दोनों में ही मैंने 1-1 लीटर पानी भरा और दोनों को ही गैस के ऊपर रख दिया, ठीक है। एक की फ्लेम मैंने लो कर दी, एक की फ्लेम मैंने हाई कर दी। अब आप सबको पता होगा कि जिसकी फ्लेम मैंने हाई करी है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से हीट हो जाएगा, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा हो गई। और ये क्या होगा, आराम आराम से गर्म होगा। यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। और उस कोलिजन को करने के लिए या उन्हें कोलाइड करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो जो सब मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे कोलाइड करेंगे और केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। तो होता क्या है, किसी भी रिएक्टेंट के पास या किसी भी मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की एक मिनिमम एनर्जी होती है, अपनी खुद की एनर्जी होती है जिसे क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है हमारे पास। इस वाटर को अगर मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस वाटर को अगर मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा और 100 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ये इसकी जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो कि किसी भी रिएक्टेंट का होता है कोलिजन करने के लिए या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए होता क्या है, किसी भी रिएक्टेंट की अगर हम बात कहें तो उसके पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होती ही है, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है उससे पहले इनिशियली उसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सेम कि मैं वाटर से वेपर फॉर्म कर रही हूँ, मैंने कहा कि मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना ही पड़ेगा, वो क्या हो गई, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। देखिए जैसे इस ग्राफ में हमने प्लॉट किया हुआ है, ये हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है और ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो वाटर हो गया। अब वाटर के पास उसकी खुद की एनर्जी है, वो रूम टेम्परेचर में है ना, वाटर क्या होगा, रूम टेम्परेचर में होगा। मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे वो अपने रूम टेम्परेचर में है, वाटर अपने रूम टेम्परेचर में है। अब मुझे चाहिए क्या, वेपर फॉर्म करने के लिए मुझे इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देना है, तब ये वेपर में फॉर्म होगा, यानी कि ये यहाँ तक जाना है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई हमारी, ये क्या हो गई, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, ठीक है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब ये हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी होगी जो उसके पास इनिशियली है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी इतनी एनर्जी और चाहिए, यानी कि 20 में से अगर मैं इस 100 को माइनस कर दूं, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं अगर माइनस कर दूं 100 - 20, यानी मुझे 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी चाहिए। और ये जो मैं 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चाहिए, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आई होप थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस पता चल गया होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, उस रिएक्टेंट की एनर्जी जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को चाहिए होता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, चाहिए होता है ना।
तो यहाँ पे वो क्या होगी, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। लेकिन वाटर के पास अपनी खुद की एनर्जी थी, जब मैंने उसे लिया वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो अपने रूम टेम्परेचर में था। मैंने मान लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वो उसकी खुद की एनर्जी हो गई, ठीक है। अब मुझे 80 डिग्री सेल्सियस एनर्जी उसे और देनी पड़ेगी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वो जो एनर्जी मैंने बाद में दी, 80 डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी मैंने उसे दी है वाटर को, वही क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। आई होप आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस पता चल गया होगा, और ये क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। ओके, नाउ एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं EA के थ्रू। ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर मैं इसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर मैं ये एनर्जी माइनस कर दूँ, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी बचेगा ना। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होगी। ओके, नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसकी डेफिनेशन, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी इस बैरियर को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि इस रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। नाउ अब हम ग्राफ पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ओके, नाउ क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए रिएक्टेंट है। अब इसको हीट दी, इसके पास ये रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से थी, ठीक है। फिर ये इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे तक, क्या यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी ना, हमने उसको दे दी, ठीक है। यहाँ तक इसको एनर्जी चाहिए थी और मैंने इसको दे दी। अब क्या होगा, इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसने अपनी एनर्जी रिलीज़ कर दी। क्या किया, इसने एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। अब आपको यहाँ से ग्राफ के थ्रू ही पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी जो थी, रिएक्टेंट की एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी कि जो हमने एनर्जी दी उसके कंपेयर में जो इसने रिलीज़ करी है वो ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे से मैंने क्या किया, इसको 20 पहले से ही था वाटर के पास, 80 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए टेम्परेचर रिलीज़ कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट की, वो क्या हो रही है, ज़्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है ना, जो रिलीज़ कर रहा है वो ज़्यादा है जो उसने ली, यानी 90 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए उसने रिलीज़ कर दी। तो अब जब आप ये एनर्जी वापस यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी 80 तो ये यूज़ कर लेगा, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, यानी कि टेम्परेचर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन करते वक्त टेम्परेचर जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रहा है, यानी कि 80 जूल पहले था, ठीक है, 80 जूल टेम्परेचर पहले था और रिलीज़ हो गया 90 जूल। और जब हम इसे एनर्जी वापस दे रहे हैं तो 10 जूल, यहाँ पे 80 जूल तो हमारा यूज़ हो जा रहा है, लेकिन हमारा 10 जूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से हमें एंथैल्पी नेगेटिव मिलेगी, एनर्जी पर मोल, यानी कि मोल पर एनर्जी क्या होती है हमारी, एंथैल्पी होती है। तो ये जो एंथैल्पी है हमें नेगेटिव मिलेगी। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 90 माइनस 80 क्या आएगा, यहाँ पे 10। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ जो हमारी क्या कहते हैं रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है और ये जो है हमारी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी एंथैल्पी निकल जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या है, नेगेटिव है। नाउ यानी कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट है, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर, तो ये अपने एक्टिवेशन एनर्जी को गेन कर गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसने हीट रिलीज़ करी। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी जो उसने ली थी एज़ कम्पेयर टू उसने रिलीज़ कम करी है। मान लीजिए 80 ली थी तो उसने मान लीजिए 20 ही रिलीज़ करी। अब ये 20 वापस यहाँ देगा, 20 जब ये देगा तो उसको और हीट चाहिए होगी 80 में कन्वर्ट करने के लिए। 20 देने के बाद भी इसे और हीट चाहिए ना एक्टिवेशन एनर्जी पाने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, जहाँ पे हमें हीट चाहिए है। और यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, हमारा जो एनर्जी है प्रोडक्ट का माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, आई होप आपको एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक
ग्राफ समझ में आ गया होगा। और ये जो ग्राफ अभी मैंने जो आपको पढ़ाए हैं इरिवर्सिबल के लिए, यानी कि यहाँ पे A to B तो हम बना सकते हैं पर B to A नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की ग्राफ के बारे में, जहाँ पे हम A to B भी बना सकते हैं और B से A भी बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट को हीट दी, हीट देने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और इसने हीट रिलीज़ करी। अब हम चाहते हैं कि A to B तो बन गया, अब ये B to A भी बन जाए, यानी कि A to B बनाने के लिए ये जो एनर्जी हमने दी है इसको, ये जो एनर्जी हमने दी है ये एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस B से वापस आना चाहते हैं, तो इसको यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। यानी ये जो एनर्जी है ये कम है, ये एनर्जी मान लीजिए 20 है और ये एनर्जी अभी हमने कितनी दी थी, 80 दी थी, तो ये क्या हो जाएगी 20 जो है, यानी कि एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी कम है। तो जब ये वापस आएगा तो उसे और एनर्जी चाहिए होगी ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 20 है और एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और सेम हम इसे कैसे निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, हमारे पास सेम ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास बना है। यहाँ पे इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी थी इतनी, इसके पास पहले से ही एनर्जी है, ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इसे क्या करना है, इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाना है। तो ये जाएगा यहाँ से, इसको क्रॉस करेगा, अब क्या करेगा, ये हीट अपनी जो करेगा रिलीज़, वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो हीट रिलीज़ कर रहा है ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू जो रिएक्टेंट को दी थी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जितनी थी वो क्या हो गई, इस बार कम हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी के बजाय, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। अब ये जब B से वापस जाएगा A में, जब B से वापस A में जाना चाहेगा तो इसके पास तो एज़ कम्पेयर टू दिस बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी 80 अगर यहाँ है तो इसने रिलीज़ कर दी मान लीजिए 90, तो 10 जूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आई होप आपको एक ग्राफ समझ में आ गई होंगी, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई होगी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो भी अभी तक एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है, टेम्परेचर और जो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट होता है वो आपस में कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, सो गाइज हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा रेट कांस्टेंट होता है और कंसंट्रेशन की पार जो होती है एन उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की पार एन पे डिपेंड करता है। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। अब क्या होगा जब हम इस कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, मैंने इस कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया, 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 1 हो जाएगा, किसी 1 की पावर n का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चलता है, रेट कांस्टेंट जो होता है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द रेट K depend on magnitude of the activation energy EA and also on the absolute temperature. For example, जैसे जैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं ये हमारा क्या ग्राफ है, ये मान लीजिए ये रिएक्टेंट था हमारा, ठीक है, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये हमारा मान लीजिए वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ये 20 डिग्री सेल्सियस इसके पास टेम्परेचर था पहले से ही। अब एक्टिवेशन एनर्जी अभी तक क्या थी, 80 थी ना, 80 डिग्री सेल्सियस मुझे इसे 100 बनाने के लिए चाहिए था। तो ये जो है ये क्या होगी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी, अगर रिएक्टेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट के पास 10 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर के पास पहले रूम टेम्परेचर में वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, अब उसे 100 डिग्री सेल्सियस जब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई हमारी, एज़ कम्पेयर टू दिस इंक्रीज़ हो गई ना, इंक्रीज़ हो गई है।
एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, यानी कि टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा यहाँ पे हमें इसे बॉईल करने में ज़्यादा लगेगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होता है, हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। इस ग्राफ के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये बात तो हमें पता ही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो हमारा जो के है यानी रेट कांस्टेंट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे और दूसरा किस पे, टेम्परेचर पे। और इसी को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाती है आर्नियस इक्वेशन। ठीक है, रेट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, जब हम उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वही हमारी आर्नियस इक्वेशन कहलाती है, जो क्या है, K = AE⁻⁻ ठीक है, K = AE-EA/RT, ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्नियस इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे K हमें पता है रेट कांस्टेंट है, जो A होता है ये आर्नियस कांस्टेंट होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये हमारा E क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यानी कि ये जो A है हमारा E के आगे आ रहा है तो हमने क्या बोल दिया, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया। ओके, नाउ अब जो E है वो हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जूल पर मोल, केजी पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल में भी लेते हैं, तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट इसी के अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। अगर हम जूल पर मोल में लेते हैं तो 8.314 रख देंगे, और अगर हम ले रहे हैं उसको किलो कैलोरी में तो 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन रख देंगे। ठीक है, नाउ टेम्परेचर जो होता है हमारा केल्विन में होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये आर्नियस इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम कैसे टेम्परेचर के, मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो आर्नियस इक्वेशन है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है वो हम निकालते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर आर्नियस लॉ, इसके लिए डेरिवेशन होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो K है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा E-EA/RT, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ठीक है, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ln K = ln A, ये मल्टीप्लाई में है तो -EA/RT। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ln A मल्टीप्लाई में ln B का फॉर्मूला क्या होता है, log A मल्टीप्लाई में log B का फॉर्मूला क्या होता है, log A + log B, तो ये हो जाएगा ln K = ln A। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि प्लस हो जाएगा ln E⁻⁻EA/RT। ठीक है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता है, log E बेस या फिर x की पावर a क्या हो जाता है हमारा a, ये a आगे आ जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ln K = ln A माइनस ये माइनस EA/RT हो गया, ये हमारा यहाँ पे से 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंशन मिल गया। अगर हमें से ln से log 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2.303 log 10 बेस K हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे 2.303 log 10 बेस A हो जाएगा माइनस EA/RT। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2.303 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे log 10 बेस K = log 10 बेस A, और यहाँ पे ये जो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं ना 2.303, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा माइनस EA/2.303RT। ओके, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा हमें K और T में रिलेशन बता रहा है, लॉगरिथम रिलेशन हमें किस किस के बीच में बता रहा है, K और T के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। अब हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, K वर्सेस ये हमारा K हो जाएगा, और यहाँ पे 1/T के हम फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसको K वर्सेस 1/T में क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, पहले
इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा y हो गया, mx हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। m क्या होता है, स्लॉप होता है, और यहाँ पे c कांस्टेंट क्या है हमारा, ये हमारा c हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ यानी कि अगर हम, ये हमारा स्लॉप है, क्या हो जाएगा, स्लॉप क्या है हमारा, नेगेटिव है ना, ये तो 1/t, ये कैसे है, log 10 बेस k इज इक्वल्स टू log 10 बेस a। ठीक है, माइनस E यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ये हमारा m हो गया, और 1/t यानी कि ये x डायरेक्शन में 1/t है, तो 1/t हमारा साइड हो गया। ठीक है, ये हमारा 1/t हो गया। अब ये है हमारा स्लॉप जो क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया हमारा माइनस EA 2.303 R, ये क्या है हमारा, स्लॉप हो गया इस ग्राफ का। ठीक है, स्लॉप ये हमारा k है, यानी कि log 10 बेस k वर्सेस 1/t। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा k पे कैसे ये इक्वेशन डिपेंड करती है, वो पढ़ते हैं। यानी कि देखिए होता क्या है कि हमारा, जैसे हम टेम्परेचर इनिशियली मान लीजिए कि T1 था। ठीक है, इनिशियली टेम्परेचर T1 था, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट कांस्टेंट क्या था हमारा, K1 था। अब मैंने कहा मैंने इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर T2, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हो गया K2। यहाँ पे से हमें एक बात पता चली, जो K2 है वो क्या है, ग्रेटर है देन K1 के। ठीक है, ये बड़ा है इससे। अब हम इन दोनों का यूज़ करके आर्नियस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दो इक्वेशन हमारे पास आएंगी। एक तो हमने जो अभी इक्वेशन पढ़ी वो क्या पढ़ी, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln k1 इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ln k2 इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT2, ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। हमें क्या मिला यहाँ से, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ln a, ज़ीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, माइनस EA अपॉन RT1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ln k1 माइनस k2 क्या हो जाएगा हमारा, ln k2 अपॉन k1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हमारा EA अपॉन RT1। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से ln k2 अपॉन k1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू EA, R को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा EA R, अंदर क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1/T2 माइनस का प्लस 1/T1। ठीक है, इस माइनस को अगर हम अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln को हम पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2.303 आएगा, इज इक्वल्स टू ये क्या, EA अपॉन R, ये हो जाएगा हमारा 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। अब क्या होगा, ये जो 2.303 है इसे हम डिवाइड में लेके गए, क्या हो जाएगा, 10 log 10 बेस k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो एक्सपेंशन है ये हमें ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें
दो डिफरेंट टेम्परेचर दिया हो, या तो हमें वहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना होगा किसी एक रिएक्शन का, या फिर हमें किसी एक रिएक्शन का टेम्परेचर निकालना होगा। ओके, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं और ये हमें दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट या फिर टेम्परेचर में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। नाउ आई होप आपको एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैसे जो टेम्परेचर होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।